नमस्कार, मैं हूं तरुण नांगिया और आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग विद तरुण नांगिया। हमारे साथ आज एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय जी मौजूद हैं। हाँ, वही अश्विनी जी जो पिछले हफ्ते अरेस्ट हो गए थे और उन्हें मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट उद्धव कुमार जैन जी के अदालत में जमानत भी मिल गई। उनके ऊपर यह आरोप था कि एक सभा में जहां पर वो थे वहां पे किसी एक समुदाय विशेष के बारे कुछ स्लोगन जिसको कहते हैं वो हुआ जो उनके खिलाफ था। इससे कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई। मीडिया में, पूरे दुनिया में ये वाकया एक तरीके से चर्चे में आया। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना अश्विनी जी से ही पूछा जाए कि जो उन पे आरोप लगे हैं उसके बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। अश्विनी जी, आपने हमको अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अश्विनी जी, आप पर ये आरोप लगा कि आप एक ऐसे सभा में गए जहां पे उद्देश्य तो ये था कि जो पुराने कानून हैं, जो ब्रिटिश टाइम पे बने हुए कानून है, जिसका आज के जमाने में कोई उपयोग नहीं रह गया, उनको खत्म किया जाए। और यही मुहिम मैं आपको देख रहा हूं काफी सालों से लेकर के आपने कई पीआईएल इस पर फाइल की। पर जो न्यूज आई वो बिल्कुल अलग आई कि किसी समुदाय विशेष के खिलाफ एक तरीके से भड़काऊ भाषण या कुछ ऐसी बातें कही गई जो उनको पसंद नहीं आई और देन उसके बारे ये सारे दुनिया के मीडिया में गया। आपका क्या कहना है इस बार? देखिए तरुण जी, कई बार इस पूरी घटना के बाद हमें समझ में आया कि कई बार ऐसा होता है जो सच होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो सच नहीं होता है। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू रेज किया। प्रधानमंत्री जी ने 25 जुलाई को मन की बात उनका था कार्यक्रम। उसमें उन्होंने कहा कि भारत को तोड़ने के लिए बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वो भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करें। जैसे प्रधानमंत्री जी का मैं मन की बात हर बार सुनता हूं, ये सुनने के बाद मुझे ध्यान आया कि लाओ हम भी भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करते हैं, यूनाइट इंडिया मूवमेंट शुरू करते हैं। और ये गूगल पे है, मतलब अगर आप लोग सर्च करें यूनाइट इंडिया मूवमेंट, भारत जोड़ो आंदोलन, प्रधानमंत्री, ऐसे नरेंद्र मोदी, गूगल करें आपको मिलेगा। ये प्रधानमंत्री, ये शब्द, इस आंदोलन का नाम प्रधानमंत्री जी ने दिया था 25 जुलाई को। फिर हमने सोचा इसमें क्या करें, इसको कब शुरू करें। तो ध्यान आया मुझे कि अभी 15 दिन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ आ रही है। तो मुझे लगा क्विट इंडिया मूवमेंट के दिन यूनाइट इंडिया मूवमेंट शुरू करना, भारत छोड़ो आंदोलन के दिन भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करना, इससे बढ़िया कोई टाइम नहीं होगा। हमने 8 अगस्त की डेट फिक्स किया। हमने सोचा कि भारत जोड़ो आंदोलन का विषय क्या रखें। तो पहला हमें समझ में आया कि भारत को जोड़ने में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है कॉलोनियल लॉज, अंग्रेजों के कानून। और ये अंग्रेजों के कानून भारत के लोगों को न्याय देने के लिए नहीं बने थे, बल्कि भारत के लोगों को टॉर्चर करने के लिए बने थे। 1857 में मंगल पांडे जी ने जो क्रांति शुरू किया, उसके तुरंत बाद अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। उन्होंने लॉर्ड मैकाले को बोला कानून बनाओ। लॉर्ड मैकाले ने कानून बनाना शुरू किया 1857 में। 3 साल के बाद वो कानून बन के भारत में लागू हो गया। उसको कहते हैं इंडियन पिनल कोड। ये मैकाले का बनाया हुआ है, 1860 में लागू हो गया। आईपीसी जब बन गई तो उनको लगा कि कानून तो बन गया, इसको इंप्लीमेंट कौन कराएगा। फिर उन्होंने 1 साल और मेहनत किया, अगला कानून बनाया, उसको 1861 में जो जाके लागू किया, उसको कहते हैं पुलिस एक्ट। तो ये जो पुलिस एक्ट बनाया गया था, या आईपीसी बनाया गया था, ये भारत में अपराध कम करने के लिए, भ्रष्टाचार कम करने के लिए, या घूसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी कम करने के लिए, इसके लिए नहीं बना था। बेसिकली अल्टीमेट जिनका मोटिव था यहाँ के लोगों को टॉर्चर करना, यहाँ के लोगों को कानून के द्वारा जकड़ के उनके ऊपर राज करना। और यही इसका नतीजा था। आप देखो 1860 में आईपीसी लागू हुई, 1947 तक भारत यहाँ पे रहे, अंग्रेज रहे, एक भी अंग्रेज को सजा नहीं हुई। अगर ये कानून अच्छा होता तो इस देश में सबसे ज्यादा जो सजा होनी चाहिए थी वो अंग्रेजों को होनी चाहिए थी। सारे अत्याचार तो वो करते थे, भारत के लोग बेचारे क्या अत्याचार कर रहे थे। लेकिन सजा किसको हुई? वीर सावरकर को सजा हुई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह को सजा हुई, लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा गया, बाल गंगाधर तिलक को लाठियों से पीटा गया। ऐसे लाखों नाम है जिनको यहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया गया। तो ये 1860 की आईपीसी, 1861 का पुलिस एक्ट, ये दोनों ही कानून यहाँ के लोगों को टॉर्चर करने के लिए बनाए गए थे। उसके बाद उन्होंने 2 साल फिर मेहनत किया, तीसरा कानून बनाया 1863 में, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। वो रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट बना के उन्होंने
भारत के सारे हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की जो धार्मिक स्थान थे उनको अपने कंट्रोल में ले लिया। उसके पीछे उनकी जो मंशा ये थी कि शिवाजी महाराज ने उत्तर भारत के सारे मंदिर लूटे जा चुके थे, तोड़े जा चुके थे, दक्षिण भारत के मंदिर बचे हुए थे शिवाजी महाराज के कारण। शिवाजी महाराज ने मुगलों को महाराष्ट्र के आगे बढ़ने नहीं दिया, तो इसलिए तमिलनाडु, केरल, आंध्रा, कर्नाटक, यहाँ के जो मंदिर थे वो तो न बचे हुए थे, उनका जो मंदिर का चढ़ावा था वो बचा हुआ था, मंदिर की प्रॉपर्टी बची हुई थी। अंग्रेजों ने वही काम किया। बेसिकली मुगलों और अंग्रेजों में अंतर केवल इतना था कि मुगल जो काम तलवार के दम पे करते थे, गला काट के करते थे, अंग्रेज वही काम कानून बना के करते थे। 1863 में उन्होंने रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट बना के सारे मंदिर कंट्रोल में ले लिए, जो हमारे चाहे वो तिरुपति बालाजी का मंदिर हो या पद्मनाभ स्वामी का टेम्पल हो या भारत के दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है, सबको उन्होंने कब्जे में ले लिया। जो वहां के पुजारी थे उनको वहां का नौकर बना दिया, जो वहां के आसपास दुकानों के मालिक थे उनको वहां का किराएदार बना दिया। सारी मंदिर की प्रॉपर्टी, मंदिर की जमीन, मंदिर की दुकान, मंदिर का चढ़ावा, सब कुछ लेने लग गए। अश्विनी जी, फिर यहाँ पे कलेक्टर सिस्टम लागू किया। आपने तो काफी अच्छे से समझा दिया कि एक तरीके से क्या हुआ था। आज हम चर्चा को थोड़ा सीमित रखेंगे जंतर मंतर की घटनाओं पर। हाँ। क्योंकि आप पर आरोप तो लगा वही कि वहां पर जो आपकी मंशा थी वो तो यही थी जो आप कह रहे हैं, बट वहां एक समुदाय विशेष के खिलाफ कुछ भाषण किए गए या कुछ ऐसी चीजें कही गई जिसके कारण आपके ऊपर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया, आपकी गिरफ्तारी हुई। जी। उस बारे में उसका जवाब देता हूँ। हाँ, उसका जवाब देता हूँ। तो एक तो हमने जो नारा दिया था 8 अगस्त के लिए, विदेशी नहीं स्वदेशी कानून चाहिए, और दूसरा हमने कहा था बहुविधान नहीं संविधान चाहिए। जानते हैं ये सारे मुद्दे मेरी पीआईएल में चल रहे हैं, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता, समान दंड संहिता, समान पुलिस संहिता, ये सारे विषय हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ले जा चुके हैं, आप जानते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, एक संगठन है सेव इंडिया फाउंडेशन, जिसने ये पूरा इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई। भाई सेव इंडिया फाउंडेशन इसका करेगा। मैं पहले से क्लियरिटी कर दूं, मैं सेव इंडिया फाउंडेशन में न तो ट्रस्टी हूं, न उसमें बोर्ड में मेंबर हूं, उस एनजीओ से मेरा डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, लेकिन वो संगठन इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था, हम बाहर से लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, ये एकदम फैक्ट है। 8 अगस्त के दिन 10 बजे वहां पे हमने सोशल मीडिया से अपील किया कि भाई 8 अगस्त के दिन लोग भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पे लोग पहुंचे। सब काफी लोगों ने अपील किया, सब बाकी और कई प्रसिद्ध हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे साधु संत समाज ने, कई लोगों ने अपील किया कि 8 अगस्त को लोग पहुंचे। 8 अगस्त को वहां पे 10 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ तरुण जी, मैं 11 बजे पहुंचा। मैं सामने की पार्क होटल में बैठा हुआ था, जो महाभारत में युधिष्ठिर का रोल निभाने वाले गजेंद्र चौहान वो भी आए हुए थे। मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट ले रहा था। जो कार्यक्रम था पार्क होटल के अपोजिट था, मैं बैठा था पार्क होटल में ब्रेकफास्ट कर रहा था उनके साथ। 11 बजे मैं महाभारत में युधिष्ठिर का रोल निभाने वाले गजेंद्र चौहान, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है जो होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनका नाम है आरवीएस मणि। होम मिनिस्ट्री में एक सीनियर एडिशनल डायरेक्टर रह चुके हैं, उनका नाम है आईपीएस ऑफिसर है डॉक्टर आनंद कुमार। कालका जी जो मंदिर है उसके मुख्य महंत स्वामी जो महाराज जी हैं वो, ये हम 4-5 लोग जो है लगभग 11 बजे, कोई 5 मिनट पहले, कोई 5 मिनट आगे पीछे करके हम लोग मंच पे पहुंचे। मंच पे पहुंचने के बाद मैंने अपना भाषण देना शुरू किया। मेरा भाषण पूरा का पूरा लाइव हुआ है, फेसबुक पे अवेलेबल है, कोई भी जाके देख सकता है। 12 बजे बहुत तेजी के साथ बारिश हुई वहां पे। बारिश इतनी तेज हुई कि सब मंच सब उखड़ गया, पीछे का बैकड्रॉप जमीन पे आ गया, पानी भरना शुरू हो गया सड़क पे, इतनी तेजी के साथ बारिश आई। माइक बंद हो गया। जब माइक वाइक सब बंद हो गया, पुलिस वालों ने कहा साहब एक काम करिए, कार्यक्रम बंद कर दीजिए क्योंकि भीड़ भी बढ़ रही है, और ये लाइव अगर हो गया, लोग चूंकि अपने मोबाइल से लाइव कर रहे हैं, उसको देख देख के और लोग आएंगे, आपका भाषण हो चुका, आप इसको बंद कर दीजिए। मैंने 12 बजे, बारिश का भी कारण था, भीड़ का भी कारण था, और पुलिस ने हमसे कहा भी, ये तीनों कारणों को देखते हुए 12 बजे मैंने सबको हाथ जोड़ लिया, भैया जाइए, आज का कार्यक्रम खत्म हो गया, अब आप लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करिए, मैं वहां आऊंगा। ये मैंने अपील भी किया वहां से लोगों को जाने कहने के लिए। 10 मिनट में और रहा वहां पे, फोटो खिंचवाया लोगों के साथ, सेल्फी वेल्फी करके 12:15 बजे मैं चला आया। 1 बजे मैं गाजियाबाद में रहता हूं, 1 बजे की जो मेरी लोकेशन जो ट्रैक की जा सकती है, आराम से मोबाइल के जरिए ट्रेस की जा सकती है, वो आपको गाजियाबाद मिलेगी। और वैसे भी जब दिल्ली से हम चले, आपको पता दिल्ली के हर सभी रेड लाइट्स के ऊपर सीसीटीवी है।
अक्षरधाम के सामने सीसीटीवी है, गाजीपुर बॉर्डर पे सीसीटीवी है, तो वो बड़े आसानी से देखा जा सकता है कि हाँ मेरी गाड़ी गाजियाबाद के लिए आ रही है कि नहीं आ रही है दिल्ली से। 1 बजे मैं अपने घर पहुंचता हूं, 2-3 घंटे बारिश होती है। अब लोग बताते हैं कि 3 बजे वहां पे बरसात खत्म हुई, कम हुई। 3 बजे के बाद वहां आसपास कुछ लोग आते हैं। 4 बजे के आसपास कुछ लोग वहां पे नारेबाजी करते हैं। नारेबाजी करते समय वो क्या करते हैं कि जहां एक मेरा बैनर लगा हुआ था उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं, जिससे मेरी फोटो भी दिखती रहे। और ये वीडियो 4 बजे बनता और शाम को 7:30 बजे एक तथाकथित सेकुलर लिबरल पत्रकार के द्वारा ट्वीट किया जाता है, जो कई 1-2 चैनलों में इनपुट एडिटर वगैरह रह चुके हैं। वो ट्वीट करते हैं। ट्वीट करने के आधे पौने घंटे बाद मुझे कोई बताता, साहब एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है और आपका नाम लेके ट्वीट किया गया। मैंने वीडियो देखा, मैं परेशान। उस वीडियो में ना किसी को मैं जानता हूं, ना किसी को देखा, ना कभी मिला, मैं पहचान ही नहीं पा रहा था। मैंने 2-4 जो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं उनको वीडियो भेजा। हमने कहा जरा भाई देखो इसको, जरा मैच करो, इसमें वीडियो में किसी को आइडेंटिफाई करते हो क्या? उन्होंने बोला ये सब करते करते रात 9, साढ़े 9 बज गया। 9, साढ़े 9 बजे जब मुझे किसी से भी मदद नहीं मिल पाई, सबने बोला जी हमें तो नहीं पता, हम नहीं पहचान पा रहे ये कौन लोग हैं। मैं थका हुआ था, सो गया। अगले दिन सुबह 9 तारीख को सबसे पहले पुलिस को कंप्लेन करने वाला मैं हूं। मैंने डीसीपी न्यू दिल्ली को रिटर्न में कंप्लेन भेजा। मैंने कहा कि ये वीडियो ट्वीट किया जा रहा है। तब तक बीच में कई सारे तथाकथित विधायक और नेता भी इसको ट्वीट करने लग गए मेरा नाम लेके। मैंने रिटर्न में कंप्लेन किया कि ये मेरी इमेज को खराब करने। यहाँ पे 1 मिनट रुकते हैं। हम रुकते कहां पर? जब 4 बजे आपके होर्डिंग के सामने जहां आपकी फोटो थी जंतर मंतर पर, वहां पे कुछ लोग आए और उन्होंने ये किसी एक समुदाय विशेष के खिलाफ बातें की। क्या आप कहना चाहते हैं कि ये उस सभा के पार्ट थे, बाहर से आए थे, कोई साजिश है? आपके हिसाब से क्या हुआ? मेरे हिसाब से ये साजिश है, और साजिश नहीं है तो एक अपराध है, हर हालत में अपराध है। अगर ये वीडियो जेन्युइन है, जैसे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वीडियो जेन्युइन है या नहीं है, अभी तक फोरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं है। अगर ये वीडियो जेन्युइन है तो ये बिल्कुल इसको मतलब इस तरीके की भाषणबाजी को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता किसी भी तरीके से। ऐसी हेट स्पीच का हमारे सोसाइटी में कोई स्थान नहीं। अश्विनी जी, जहां तक मैं आपको जानता हूं, काफी सालों से जानता हूं, आपके मुंह से कभी ऐसे शब्द मुझे ना कभी सुनाई दिए, ना आपने ऐसे कभी भाषा इसके पहले इस्तेमाल की। हाँ, लीगल इंटरवेंशन आप करते हैं, जो कहते हैं वो आप अपने पीआईएल के द्वारा जरूर कहते हैं, बट आपसे कभी ऐसा कुछ सुना नहीं। इसलिए जब काफी लोगों को पता चला तो उन्हें भी एक तरीके से आश्चर्य हुआ कि क्या अश्विनी जी हैं, क्या ये इन्हीं के सभा में हुआ, क्या ये इन्होंने कहा? क्योंकि बहुत सारे लोग टीवी नहीं देख पाते हैं, वो तो मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से जानते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जब सभा में थे ऐसा कुछ हुआ नहीं, आप जब घर पहुंचे उसके बाद 3 घंटे बाद ये चीज हुई, आप थे ही नहीं वहां पर जी, तो फिर आपकी गिरफ्तारी क्यों हो गई? हाँ, तो उसके बाद अगले दिन सुबह 9 तारीख को शशि थरूर ट्वीट करने लग गए, ओवैसी ट्वीट करने लग गए, अमानुल्लाह खान ट्वीट करने लग गए, पूरा कांग्रेस, पूरा सीपीआई, पूरी टीएमसी, महुआ मित्रा, आम आदमी पार्टी के सारे सांसद, विधायक, नेता, संजय सिंह, सब लगे एकदम हमें टारगेट पे लेने। अल्टीमेटली मुझे टारगेट नहीं ले रहे थे, वो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को टारगेट पे ले रहे थे। हम तो एक बहाना थे उनके लिए, हमें हमारे बहाने उन्होंने शुरू कर दिया। उनके ट्वीट करने के बाद बीबीसी उस पर कुछ लिखता है, उसके बाद हमें जैसा पता चला कि वो कुछ गल्फ कंट्रीज का कोई एक चैनल था, उसको उसने चलाना शुरू कर दिया, और ये सब कहानी शुरू हो गई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, न उस वीडियो में जो शामिल थे, पहली बात तो अगर वीडियो सही है तो मैं उसकी निंदा करता हूं, मैंने अपने कंप्लेन में कहा था। मैंने दूसरा कहा था अगर वीडियो पे उन लोगों का पता आपने किया, वो कौन थे? अभी तक नहीं पता चल पाया। मैंने पूरा 3-4 दिन से मैंने सबको पूछ के उस वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लिया, कोई नहीं मुझे बता पा रहा कि हाँ इसमें ये लोग शामिल, ये नाम है। जनरली फेसबुक से फोटो मैच हो जाती है, मैंने बहुत एफर्ट किया, लेकिन मुझे अभी तक उनका नाम नहीं पता, और किसी एक का भी नहीं। उसमें 10-12 लोग दिख रहे, एक का भी नाम। मुझे आप एक बात बताइए अश्विनी जी, वहां कई लोग मौजूद थे, आरवीएस मनी जी मौजूद थे, जो होम मिनिस्ट्री में कार्यरत हो चुके रहते पहले थे, बाकी भी कई सीनियर लोग मौजूद थे, सिर्फ आपको ही क्यों गिरफ्तारी देनी पड़ी?
क्योंकि मेरा नाम लेके ही ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था, अरेस्ट अश्विनी उपाध्याय, अरेस्ट तो अश्विनी उपाध्याय। मुझे आप एक बताइए, पुलिस जो है वो ट्विटर ट्रेंड के बिना पर इस देश में गिरफ्तारी करती है या सबूत के बिना पर? बहुत, मैं इनफैक्ट मैं तरुण जी, मैं बहुत जल्दी इस पे एक पीआईएल फाइल करने वाला हूं और उसमें सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन की मांग करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट, जहां आज के एडवांस जमाना आ चुका है, हर चीज ट्रेस की जा सकती है, मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की जा सकती है, सीसीटीवी कैमरे से लोकेशन खंगाली जा सकती है, वहां कम से कम कुछ बेसिक रिसर्च तो कर ले। बट अश्विनी जी, दिल्ली पुलिस के कई ऑफिसर्स का मैंने इंटरव्यू किया है, प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। बाकी कई पुलिस डिपार्टमेंट्स होंगे शहरों में जहां पे आर्बिटरी अरेस्ट होते हैं, दिल्ली पुलिस में ऐसा कम देखने मिलता है। लेकिन आप मेरा बेल का ऑर्डर देखिए जरा, बेल के ऑर्डर में मजिस्ट्रेट ने क्या कहा, जरा आप उसको देखिए। बेल के ऑर्डर में मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम पूछ रहे हैं जो एक्यूज्ड है उसकी लोकेशन कहां है, हम पूछ रहे हैं उसकी सीडीआर, कांच की कॉल डिटेल्स, ये बताओ उसकी लोकेशन कहां आ रही है, उसकी गाड़ी कहां पे खड़ी थी उस समय, वो कहां पे ट्रैक हुआ है। दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं बता पा रही है। जब आप तो वकील हैं, आप तो कोई एक तरीके से कोई विमान में बैठ के अमेरिका तो नहीं जा सकते, आपको तो पूछताछ पे भी बुलाया जा सकता था। आप जूम के द्वारा या नहीं, मुझे रात को 10 साढ़े 10-11 बजे एसएचओ का फोन आया कनॉट प्लेस का कि आप कनॉट प्लेस आइए थाने में। हमने कहा भैया मेरा क्या काम, मैं तो कंप्लेन करने वाला हूँ। बोले आप आ जाइए, वो जो वीडियो है उसमें से हमने कुछ लोगों को पकड़ा, उनको आप पहचान कर लीजिए। मैंने कहा मैं पहचान कैसे करूं, मैंने तो देखा ही नहीं कभी आज तक। बोले नहीं आप आ जाओ। जब उन्होंने कहा आ जाओ, हालांकि मैं एज ए एडवोकेट में जानता हूं कि वो मुझे रात को क्यों बुला रहे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा अगर ये बुला रहे हैं तो मैं सांच में आज क्यों, जब मेरा कहीं 1% मेरा कहीं। मुझे एक बात मतलब सच में जाननी है। ट्विटर पे आपका नाम ट्रेंड हुआ, आपकी अरेस्ट हो गई, वहां कई लोग मौजूद थे उस सुबह, उनमें से तो कोई अरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि और किसी का नाम ट्विटर पे ट्रेंड ही नहीं हुआ। नहीं तो ट्विटर के ट्रेंड से अरेस्ट का क्या लिंक? किसी और का नाम, भाई आप जरा सोचो, आरवीएस मणि जी को आप टारगेट करोगे तो बीजेपी को बदनाम नहीं कर सकते ना। आईपीएस ऑफिसर आनंद कुमार को आप उसके द्वारा बीजेपी को बदनाम नहीं कर सकते। फिरोज बख्त अहमद थे, मौलाना कलाम के जो परपोते हैं, वो भी मेरे साथ में थे, और ये सब लोग बाकायदा पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे थे कि हम साथ में थे, साथ में गए और साथ में वहां से चले गए। क्योंकि कोई इससे क्या मतलब साध्य होता है ये समझना मुश्किल है। अरेस्ट हो गई, आपको दूसरे दिन जमानत मिल गई, आप बाहर है, केस है वो चलता रहेगा, आप खुद वकील हैं, इन्वेस्टिगेशन करके अगर होता तो शायद अरेस्ट ना होती, केस तो दर्ज हो सकता था, बट आपकी कस्टडी की जरूरत थी क्या? मेरी कस्टडी की कोई जरूरत नहीं थी। मैं कोई भगोड़ा नहीं हूं। मैं कनॉट प्लेस से मुश्किल से 4 किलोमीटर की दूर पे मेरा सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर है। आप हमारे चैम्बर में आके आप देख चुके हो, मैं सुप्रीम कोर्ट बैठता हूं, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं। मैं तो अपराधीकरण के खिलाफ दुनिया भर की पीआईएल फाइल कर चुका हूं, 25 से ज्यादा मेरी पीएल इलेक्शन रिफॉर्म पे है। सॉरी मैं आपको काट रहा हूं, लेकिन आज के कार्यक्रम से शायद सीख यही मिलती है कि एक मॉडर्न जमाने में वीडियो का किस तरह अगर दुरुपयोग हुआ है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन अगर दुरुपयोग होता है तो ये एक चिंता करने वाली एक तरीके से चीज है कि आप किधर एक सुबह चले जाएं, आपके बाद में कोई आके पूछ बोल जाए, उनका तो कोई गिरफ्तारी ना हो, जो सुबह आके चले गए उनकी गिरफ्तारी होगी। भाई मैं आपको तरुण जी क्या कह रहा हूं, अगर मंच पे जाके भाषण देने वालों को गिरफ्तार करना है तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहिए, जिसके लाइव भाषण के दौरान एक व्यक्ति ने जंतर मंतर में फांसी लगाया था। फिर तो सबसे पहले राकेश टिकैत को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि राकेश टिकैत के जिनको राकेश टिकैत ने बुलाया था, उन्हीं लोगों ने दिल्ली में ट्रैक्टर चला चला के पूरी बैरिकेडिंग तोड़ी, लाल किले पे पूरा ड्रामा किया था, पूरा खून खराबा हुआ था, लोग मारे गए। फिर तो राकेश टिकैत को गिरफ्तार करना चाहिए। अगर मंच पे आने के कारण ही लोगों की गिरफ्तारी होनी है तो सबसे पहले सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी ने लाल किले से कॉल दिया था, उसके बाद शाहीन बाग में धरना शुरू हुआ था, और शाहीन बाग के बाद पूरा दिल्ली का दंगा हुआ। तो शाहीन बाग और दिल्ली के दंगे के लिए फिर तो सोनिया गांधी जिम्मेदार होनी चाहिए। मैंने तो ऐसा कोई स्पीच भी नहीं दिया, तो मेरा स्पीच फेसबुक पे लाइव है। क्या आपकी ये कंटेंशन है कि पुलिस की जो पावर टू अरेस्ट है उसका मिसयूज हुआ आपके अरेस्ट? बिल्कुल, 1861 का जो कॉलोनियल लॉ है, ये जो अंग्रेजों का कानून है, इसका ये मिसयूज करने के लिए बना था। और मैं वहां गया था यही कहने कि अंग्रेजी कानून खत्म करो, ये बहुत ज्यादा मिसयूज होते हैं, और लकीली उसका मिसयूज मेरे ऊपर हो गया।
मैंने वहां ये कहा था कि कट्टरवाद बढ़ रहा है, चरमपंथ बढ़ रहा है, क्योंकि कानून घटिया है। और मुझे भी आपने जो कहा वो तो मैं समझ गया, आपने पहले आंसर में ही बता दिया था कि आपका एक तरीके से मंशा क्या है। मुझे एक चीज यही चिंतित करती है कि कोई भी सम्माननीय वकील हो, डॉक्टर हो, आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस हो, वो कहीं भी जाके सहभाग होता है कोई भी कार्यक्रम में, उसके बाद कुछ बच्चे कुछ चिल्ला देते हैं, उसके लिए आप उसको कैसे जिम्मेदार मान सकते हैं? कोर्ट ने तो खैर आपको जो ऑर्डर में लिखा है वो तो लिखा ही है, देखे आगे इसमें क्या होता है। बट समय हमारे पास कम है। अश्विनी जी, आपने सारा एक तरीके से अपना जो वर्जन है, ब्यौरा है, रखा, और लोगों को एक दूसरा पक्ष भी जानने मिला, और इससे मुझे लगता है लोगों को एक तरीके से कुछ आइडिया आया होगा कि क्या हुआ था। और क्योंकि न्यूज में दो तरफा न्यूज आनी चाहिए, एक तरफा न्यूज तो आई गई बाहर, ये दूसरी आपने जो कहा उससे आपका भी एक तरीके से लोगों को वर्जन पता चला। आपने हमको अपना समय दिया अश्विनी जी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।